अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सानिया इसहाक। आज हमारे प्रोग्राम 8वां सूर का सेकंड एपिसोड जा रहा है। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया यार, क्या मतलब ऐसे भी नहीं बात होनी चाहिए वैसे। खैर, आज हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। उन्होंने पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और CSP ऑफिसर भी रहे और बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज रहे। उसके बाद वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। उनके गायब होने की क्या वजूहात हैं, उनके बारे में बात करेंगे। रफ़ी साहब के बारे में बात करेंगे, नौशाद साहब के बारे में बात करेंगे और लेजेंड एक्टर खालिद बेग साहब के बारे में बात करेंगे कि उनके बारे में क्या तासुरात हैं, उनका अंदाज़ बयां कैसा लगता है, उनकी संगीत और मौसीकी कैसी लगती है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे बहुत ही खूबसूरत अदाकार और आज भी वो नौजवान नज़र आते हैं। हम आपको मिलवाते हैं अब्दुल बासित खान साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आप कैसी हैं? ठीक जी बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? और लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन तो देख लें आप, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह का चल रहा है, शुक्र है कि कुछ अब कोरोना के पेशेंट कम होने लगे हैं। अल्लाह करे हमारी आवाम को ये तौफीक हासिल हो कि वो खान साहब की बात पर कम से कम यकीन करना शुरू करते हैं। और वैसे भी क्वारंटाइन लाइफ जो है वो वैसे ही बोर होती जा रही है। नहीं, वो हमारे यहाँ तो ये समझते हैं कि शायद ये कोरोना नाम की चीज़ कोई है ही नहीं, ये खान साहब का बनाया हुआ खाका है कोई। हाँ जी अलमी है। लेकिन अब शुक्र है कि कुछ लोगों ने इस पर अमल दरामद शुरू किया है। और आजकल आप वैसे भी डिफरेंट पॉलिटिकल शोज़ में उन पे भी नज़र आते हैं, बहुत तबसरा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन आज मैंने आपसे ये पूछना है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत अदाकार थे, लोग आपको पसंद करते थे और लोग आपके बहुत बड़े फ़ैन भी थे। मतलब आज भी लोग आते होंगे आपके पास। आपका शोबिज़ इंडस्ट्री से बैक आने का क्या सोचा आपने? देखिए, बात यह है कि मेरा एक तो ये जो टीवी में आना या ड्रामों में आना, ये एक जैसे एक आप समझ लें कि इट वाज़ अ पार्ट टाइम एक्टिविटी। ये मेरा फुल टाइम जॉब तो था नहीं। और मैं चूँकि सर्विस में था तो एज ए हॉबी के तौर पे यू कैन कॉल मी, जैसे कि कोई एज एमेच्योर एक्टर होता है, यूँ कह सकते हैं शौकिया फ़नकार। तो वो इसलिए मैंने उसमें काम किया। और जब मैंने देखा कि मेरी ज़िम्मेदारियाँ जो दफातर की मुख्तलिफ़ जगह पर काम किया वहाँ ज़्यादा बढ़ती गई और मेरी टाइम निकालना मुश्किल हो गया, तो देन आई डिसाइडेड अगेंस्ट इट। मैंने कहा अब छोड़ देना चाहिए। तो आफ्टर रिटायरमेंट फिर मैंने कुछ थोड़े से जो करंट अफेयर्स में, वो भी हमारे एक मैं वफाकी मौसम में एडवाइज़र था, तो उन दिनों फिर ये उसकी अवेयरनेस कैंपेन के लिए मेरे जो मौसम थे उन्होंने कहा जी कि आप पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस करें, सिंस यू बिलोंग टू शोबिज़। मैंने कहा जी मैं शोबिज़ से तो ताल्लुक़ है लेकिन मेरा मीडिया से ताल्लुक़ नहीं है, ये जो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। एनीवे वो फिर मैंने मुख्तलिफ़ चैनल पे जाना शुरू किया। वहाँ जाते जाते ऐसे ख्याल आया कि चलें क्यों ना थोड़ा सा सियासी प्रोग्राम भी कर लिए जाएँ। और फिर मैंने मुख्तलिफ़ जैसे चैनल 5 पे मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ, चैनल रॉयल TV पे करता रहा हूँ, दिन TV पे मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए सरहद के पार। तो ये एक्टिविटी चल रही। फिर कोरोना बीच में आ गया, तो इस वजह से आजकल फिर हमने भी अपने आप को कैद कर लिया घर में। सही। अच्छा सर, आपने कहा कि आपने शौकिया जो है वो फ़नकारी को लिया, अदाकारी को लिया। कुछ शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ी? देखिए, बात यह है कि इसके लिए जो आप कहते हैं ना कि शौक़ जो होता है, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जवान नस्ल, यंग लड़के, बच्चे बच्चियाँ मुझे अक्सर पूछते हैं कि हम टीवी में काम करना चाहते हैं। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ, मैंने कहा भाई ये जो है ना शौक़ के तौर पे तो ठीक है, लेकिन रोज़ी कमाने के लिहाज से या एक रोज़गार के लिए एक बड़ा मुश्किल ये शोबा है। वो इसलिए कि हमारे एक बड़े मरहूम मशहूर प्रोड्यूसर थे यावर हयात साहब, मुझे कहते थे खान जी तुसी नौकरी नहीं छड़नी। मैं कहा अच्छा जी, कहते हवाई रिज़्क़ है, आज है तो कल नहीं है। मतलब आप देखते हैं कि कई एक्टर हमारे बेचारे आखिर में मुफलसी में, बुरे हालों में, वो फिर कास्ट नहीं होते थे आगे। कई लोगों को गुर्बत की बना पर कास्ट किया जाता था। अक्सर लोगों को इवन थिएटर में भी वो कहते हैं ना उसको कास्ट कर लो क्योंकि उसके पास आजकल पैसे नहीं हैं। तो ये हमारे यहाँ हैं इश्यूज़। हमारे यहाँ बड़ा एक्टर जो होता है, जो पूरा लीड करता है रोल, वो तो अपना उसका ठीक ठाक टैका होता है, वो अपने पैसे भी सही लेता है। जो नीचे के एक्टर्स होते हैं ना सेकंड कमांड में, उनको बेचारों को अब भी रुलाते हैं ये आके, जैसे कि वो ऐनक वाले जिनके बहुत एग्जैक्टली। तो ये इस लिहाज से शौकिया के लिहाज से मैं समझता हूँ कि मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि चूँकि मैं सर्विस में था तो ऑफिसर रैंक पे काम कर रहा था, और मेरा ख्याल है कि मैं आई वॉज द ओनली पर्सन जिसने कि इस पे CSS के बाद
जॉब के साथ काम किया। राहत काज़मी एक मिसाल थे उनके बारे में, तो वो चूँकि सीसेस किया लेकिन उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। मैंने नौकरी ज्वाइन की और नौकरी के माशाल्लाह 37 साल पूरे किए, और अब भी मैं फेडरल इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो इस लिहाज से आप कह सकती हैं कि आई एम परहैप्स द ओनली वन हु इज़ डूइंग दिस जॉब। बिल्कुल जी सर। अच्छा सर, अदाकारी में जाने के लिए बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, और आज मैं भी आपसे ये सवाल करती हूँ कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अदाकारी में जाने के लिए इधर जाना है, हमारा जो प्रोड्यूसर से रब्ता हो जाए और हम जो ड्रामा में आना शुरू कर देंगे या इंडस्ट्री में आना शुरू कर देंगे। उनके बारे में आपके लिए क्या? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें टैलेंट का होना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक आपके अंदर टैलेंट नहीं है, जब आपके अंदर, देखिए, एक कुछ लोग होते हैं फितरी अदाकार, यानी बॉर्न एक्टर जिसे कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि वो अपने आप की मेहनत करते हैं, मेहनत करके बनते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग ज़हीन होते हैं, बचपन से थोड़ा सा पढ़ा और इम्तिहान दिया, पास हो गए। कुछ लोग बेचारे मेहनतें करते बमुश्किल पास होते हैं, में ढलना पड़ता। तो इसलिए ये एक मेहनत वाला मामला है और एक कुदरती आप ज़हीन होना। इसी तरह एक्टिंग में भी इसी तरह है। जैसे हमारे मोहम्मद कबीर खान साहब हैं, बड़े मशहूर, फिरदौस जमाल हैं, आबिद अली थे बेचारे, और बड़े बड़े एक्टर हमारे, ये तारिक अजीज़, इवन दे वर बॉर्न, मोहम्मद अली, अगर वहीद मुराद लें आप आके, ये वो थे जो कि बॉर्न एक्टर थे। और नदीम हमारे बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनमें वो खूबी नहीं थी जो वहीद मुराद में थी। ये इन्होंने मेहनत की अपने उसके अंदर आके। फिर बाज़ औक़ात कुदरत ने इनको मौक़े ऐसे फ़राहम किए कि वो उनको ऐसी ऐसी फिल्में मिलती गई, उनके साथ हीरोइन ऐसी आती रहीं कि उनको क्लिक कर गए आके। तो इसलिए आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहूँगा कि इसमें मेहनत जो है ना, वो हर सूरत में करनी पड़ती है। मेहनत का ही सिला अल्लाह मियाँ देता है, और किसी काम में आप मेहनत करें, उसमें कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। ठीक है सर, अब हम आपसे बात करते करते हम रफ़ी साहब की तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं कि वो किस तरह के, आपके नज़दीक उनका अंदाज़े बयां आपको किस तरह का लगता था, उनके सॉन्ग्स, क्योंकि आज भी वो दुनिया में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आपको उनके बारे में क्या राय है? देखिए, मोहम्मद रफ़ी जो है ना, वो एक ऐसे गुलकार थे जो मैं समझता हूँ आज भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरे कई एक दोस्त हैं, बेशतर लोग जानते हैं, वो उनको बहुत लाइक करते हैं। उनके बारे में आपको पता होगा शायद कि ग़ालिबन उन्होंने कोई तकरीबन 28,000 के करीब गीत गाए थे, और इसके मामले में थोड़ा सा उनका लता मंगेशकर से झगड़ा भी हुआ। दो जगह से लता मंगेशकर से झगड़ा हुआ। एक तो रॉयल्टी के मामले में हुआ, तो नाराज़ होगी लता मंगेशकर, उन्होंने कहा मैं आपके साथ डुएट नहीं गाऊंगी, तो उसके बाद फिर उनकी सुलह कराएगी तो फिर ठीक होगा। फिर दूसरा झगड़ा उनका इस पे हुआ, लता ने कहा जी कि मैंने ज़्यादा गाने गाए हैं। अच्छा। तो गिनीज़ बुक जो होती है, वर्ल्ड बुक होती है ना, रिकॉर्ड होता है, तो उसमें कहीं उन्होंने उनको, लता मंगेशकर को टॉप कर दिया कि जी वो नंबर 1 है जिन्होंने सबसे ज़्यादा गीत गाए हैं। तो 1974 था ग़ालिबन, उस वक्त इन्होंने, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गिनीज़ वर्ल्ड बुक को लेटर लिखा कि जनाब मैंने उनसे ज़्यादा गाने गाए हैं और ये गलत है। तो एक साहब थे, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने उस वक़्त कोई 4 एडिशन उन्होंने बड़े बनाए थे इसके, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाने फ़िल्मों के लिहाज से ना पूरे मुरतब किए। 4 एडिशन थे जो कि उनके थे कोई तकरीबन 30 से 1970 तक। फिर 70 से जो 80 वाला था ना, 10 साल के एडिशन, 5वां एडिशन था, वो जब छपा ना, तो उन्होंने ये दावा किया कि जनाब मोहम्मद रफ़ी जो हैं उन्होंने लता से ज़्यादा गीत गाए हैं। तो जब ये मामला हुआ तो गिनीज़ बुक वर्ल्ड वालों ने कहा कि जनाब मैडम साहिबा, ये आप पर एतराज़ आ गया, तो आप हमें कुछ सबूत पेश करें कि वाकई आपने गाने 30,000 गाए हैं, क्योंकि 30,000 लता के गानों के रिकॉर्ड आ रहा था, इनका 28,000 था। तो जब वो देखा तो उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था, पेश नहीं कर सकें। फिर ग़ालिबन 1991 में उन्होंने लता का भी और रफ़ी साहब का दोनों का नाम वहाँ से हटा दिया था गिनीज़ बुक अवार्ड। तो ये एक, दोनों बड़े कमाल के अदाकार, गुलकार थे, और ऐसे कमाल के गुलकार हैं कि लता को आज भी देखें बड़ी खूब गाती हैं आके। अलबत्ता ये रहा कि जो लता को
इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है उसे कहते हैं भारत रत्न अवार्ड, भारत रत्न। वो इनको मिला। वो जो एक सालाना मिलता है वो वाला ना? नहीं, ये उनका सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है भारत। दूसरा एक पद्मश्री अवार्ड है जो कि उनका चौथा बड़ा सिविल अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ निशान इम्तियाज़ वगैरह, ये निशान पाकिस्तान, वो मोहम्मद रफ़ी को मिला। तो ये जो सबसे बड़ा हाई सिविल अवार्ड है ना, ये लता को मिला था। क्योंकि जाहिर है लता मंगेशकर तो उनके बाद भी आज भी गाती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई लड़की 19 साल की गा रही है। तो ये खूबी थी उनके अंदर आगे। रफ़ी साहब जो थे, डिस्पाइट ऑल दैट, जब साबित हुआ बाकायदा, उन्होंने बताया गया, जो उनके सारा जो उनके जिन्होंने एडिशन बताया, उन्होंने कहा जी ये जो है रफ़ी साहब के गाने इन एनी केस उस वक़्त, क्योंकि रफ़ी साहब की डेथ हो गई थी 1980 में। 1980 में, हाँ, और वो घर पे फौत हो गए थे, उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ था। और तो उसके बाद लता तो अब तक चलती रही आके। तो इस लिहाज से आप यूँ कह सकती हैं कि रफ़ी साहब का एक महदूद पीरियड था। लेकिन रफ़ी साहब की जो गायकी थी उनके बारे में नौशाद साहब ने बड़ा एक ख़ूबसूरत मैं समझता हूँ कि जुमला कहा। उन्होंने कहा कि ये मौसीकी के पैगंबर हैं, यानी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि उनको उन्होंने लक़ब से नवाजा। रफ़ी के बारे में जो बातें की, नौशाद साहब जो है फरिश्ता भी कहते हैं। हाँ, बजाते खुद उनकी सादगी का, आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया। हाँ नहीं जी, आपने कहा ना फरिश्ता, सिर्फ मैं कहता हूँ उनकी सादगी का ये आलम था कि इफ़ आई रिमेंबर कि एक दफ़ा ये आ रहे थे किसी प्रोग्राम के बाहर निकल के, इनके साथ इनके एक साथी वो भी सिंगर थे। तो वो लड़कियां लड़के बाहर खड़े, उन्होंने कहा जी हमें आप ऑटोग्राफ दें। तो इन्होंने, उसने साथी से पूछा, वो कोई मैट्रिक पढ़े हुए थे, उसने कहा कि ये क्या मांग रही है मुझसे? उसने कहा जी ऑटोग्राफ। तो इन्होंने कहा ये ऑटोग्राफ क्यों होता है? उन्होंने कहा जी ऑटोग्राफ तो यही होता है कि वो सिग्नेचर आपके मांग रही हैं। तो रफ़ी ने कहा तू दे दे यार मेरी जगह पे। तो कहते हैं फिर मैंने जगह जगह पे मोहम्मद रफ़ी लिख कर दे दिया। तो वो लड़कियां लड़के खुश होकर चले गए। यानी ये वाज सो सिंपल। तालीमी भी इनकी ये जो और इनके बारे में एक और बात ही जो मैं समझता हूँ बड़ी अहम है, वो ये कि रफ़ी साहब ने कहा था कि एक तो आप मेहनत करें बहुत ज़्यादा, और दूसरा वो कहते थे कि आपने अपने कैरेक्टर को बहुत इम्प्रूव करना है, यानी कैरेक्टर उनका अच्छा होना चाहिए। और यकीनन रफ़ी साहब का जो पीरियड है वो कैरेक्टर के लिहाज से उनका स्पॉटलेस है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि यार ये बंदा, इसका कोई स्कैंडल हो या कोई ऐसी बात हो। लेकिन थोड़ी सी उनकी जो, अगर कहें तो अज़वाजी ज़िंदगी में, जब उनकी शादी हुई थी पहले उनके कज़न से हुई थी, तो वो शादी जब थी 47 का पार्टीशन हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस वक़्त उनकी जो बेगम थी वो लाहौर आ गई, तो वो वहीं रह गए। तो वहाँ ही फिर उनका दूसरी उन्होंने एक और शादी की, तो एक बच्चा उनकी पहली बीवी से था, 4 बच्चे उनके इस जो वहाँ पर उन्होंने शादी किया के। तो रफ़ी साहब को मैं समझता हूँ कि जो लाहौर भी जब वो आए थे तो उन्होंने उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली से, उनके बड़े भाई जो थे रफ़ी साहब के, उन्होंने कहा जी कि आप मेरे जानने वाले हैं, तो उनसे फिर उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और उनके फ़न को जो मज़ीद निखारा वो कुंदन लाल सहगल एक बहुत बड़े सिंगर थे, और जिसका था चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था, और बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के गाने उनके हैं, और उनका एक अपना एक इनफरादी किस्म का उनका गायकी का अंदाज़ है। रफ़ी में ये खूबी थी कि रफ़ी जो है वो तकरीबन 11 ज़ुबानों में मुख्तलिफ जिसे कहते हैं वो गाने गा चुके हैं। 11 ज़ुबानों में। मैंने मिसाल के तौर पे आपको पंजाबी में गाए उन्होंने, उर्दू में गाए, हिंदी में गाए, तेलुगु में गाए, गुजराती में गाए, बंगाली में गाए। तो वो जो गाने थे ना मुख्तलिफ ज़ुबानों में वो गाते थे। वो रोमांटिक के भी गाने गाते थे, वो गज़लें भी गाते थे, वो पंजाबी के भी गाते थे, ऐसे जिसे कहते हैं कोई तो कव्वाली टाइप के। तो उनकी वैरायटी बहुत थी। पॉप म्यूज़िक भी उन्होंने गाया। और एक जो खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि नौशाद साहब ने बताया था एक दफ़ा कि जब रफ़ी साहब ने वो गाना गाया ना, वो दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, तो वो गाना जब उन्होंने गाया तो तकरीबन
गाने के बाद ना वो 10 दिन तक नहीं गा सके थे, यानी उनके गले से खून आना शुरू हो गया था। ऐसी क्या वजह? ये गाना इतना सुरों वाला गाना है, लंबे सुरों वाला, कि आप हैरान रह जाएंगे किस तरह को। मुझे याद है, ये बड़ी बात है, 80s की बात है, मेरे घर में एक फंक्शन हो रहा था, तो उस वक्त मसूद राना मरहूम और मुनीर हुसैन साहब ये भी मेरे घर बैठे हुए थे। तो जैसे हम रूम में बैठे हुए थे तो ट्रांसपेरेंट सी विंडो से बाहर जो प्रोग्राम चल रहा था, एक एमेच्योर सिंगर थे भट्ट साहब, तो उन्होंने गाना गाया ओ दुनिया के रखवाले। तो मुनीर हुसैन आपको पता है, यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूँ, क्या खूबसूरत 7 लाख फिल्म के गाने। उन्होंने कहा खान साहब कौन है? मैंने कहा जी ये एक एमेच्योर सिंगर हैं। कहते छड़ो जी मैं गाना गावांगा तो पता लगेगा, दुनिया के रखवाले। लो जी, कोई आधे पौने घंटे बाद उठ के बाहर आए, मैं भी आया, हम बैठ के जब उन्होंने गाना गाया, कैन यू बिलीव इट, उनकी रगें फूल गई, आंखें बाहर निकल आई। यही गाना ओ दुनिया के रखवाले, आश निराश के 2 रंगों से ये दुनिया तूने बनाई। तो वेरी डिफ़िकल्ट सॉन्ग। रफ़ी मेहनत बहुत करते थे और नौशाद भी इसी तरह बहुत मेहनत करते थे। नौशाद का कमाल ये था कि नौशाद एक जगह कहते हैं कि मैंने जब एक गाना शुरू किया तो उसकी धुन बनाते थे ना, मौसीकार थे, तो वो सुबह 6 बजे जाकर कंप्लीट हुआ, रात शुरू किया। तो कहते हैं कि मेरे गाने की जो उम्र है उस, यानी कहें 10 साल पुराना गाना है तो उसके अंदर हर वो रात भी शामिल कर दी जाए जो उसमें होती है आगे। तो रफ़ी साहब का मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो खूबसूरत गाने गाए हैं, इनकी किस्मत है कि ये जब इंडिया गए हैं तो मेरे 42 की बात है कि 43 की, इन्होंने फिर वहाँ से, और इनके जो गानों की एक और ख़ूबसूरत बात ये थी कि उस वक़्त गुरुदत्त जिसने बेजू बावरा में काम किया, उस वक़्त आप ये देखिए कि देवानंद जी, अच्छा, उसके बाद और बड़े बड़े राजेंद्र कुमार, अमिताभ बच्चन ये बाद में आए। जब ये लोग उनके गाने पर परफॉर्म करते थे ना, तो कैन यू बिलीव इट कि ऐसा लगता था जैसे वो वाकई वो बंदे गा रहे हैं। बाज़ होता है ना कि गाना है वो अदाकार पे सूट नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ मसूद राना थे और एक और बड़े अहमद रशीदी थे, तो उस वक्त अहमद रशीदी गाने वहीद मुराद पे पिक्चराइज होते थे, तो लगता था, और मेहदी हसन के भी गाने को, तो वो ऐसे लगता था जैसे वाकई ये वहीद मुराद या नदीम या मोहम्मद अली गा रहे। रफ़ी में यही क्वालिटी थी कि जब वो उनके गाने होते थे तो जो भी अदाकार परफॉर्म, ग्रेट अदाकार थे बड़े बड़े, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, क्या उन्होंने जनाब गाने गाए हैं, कमाल कर दिए इनके। उनके फिर वो आप देखें कि उन्होंने मतलब कि अपनी गायकी में एक और चीज़ जो बड़ी मैं समझता हूँ, बड़े बड़े लोग जो होते हैं ना, आपने अच्छा वो शायर थे, मौसीकार थे, अदाकार थे, गुलकार थे, इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू होता है जिसके अंदर ये गुर्बत से बेचारे निकलते हैं, गुर्बत बहुत इन पे छाई होती है। वो एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट थी कि नौशाद भी, वो भी बेचारे दरबदर ठोकरें खाते रहे, गलियों में, बाज़ारों में, सड़कों पे, फुटपाथों पे सोते रहे। रफ़ी साहब जब वहाँ बॉम्बे में आए तो रफ़ी साहब को भी नौशाद ने बताया कि एक तो हमें 10 रुपए दिए पहले गाने के जो उन्होंने पहले गाया था। फिर गालिबन उनका रतन जो थी वो फिल्म उस पर बड़े मकबूल हुए। फिर इनका ग्राफ चलता गया, जुगनू यहाँ ये हाँ, लेकिन इनका जो असल जिसे कहते हैं ना कि दौर था ना, जिस प्राइम में था, वो गालिबन 60 से 70s का था। और उस दौर में इन्होंने जब गाने गाए तो इनका कोई सानी नहीं था, मुतबादिल नहीं था आके। लेकिन 70s के बाद जब किशोर कुमार आए तो किशोर कुमार वाज अ थ्रेट टू रफ़ी। दुश्मनी नहीं थी आपस में, कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने इकट्ठे डुएट्स भी गाए। लेकिन किशोर के आने के बाद ना इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना कम हो गए। अच्छा। तो लेकिन जिसे कहते हैं कि डिस्पाइट ऑल दैट, जो सिंगिंग में सबसे ज़्यादा आपने शुरू में जैसे इंट्रो में कहा कि लाइक बहुत करते हैं, आज भी लोग पसंद करते हैं, यकीन जानिए वो गाना यहाँ जो भी आया गया हाथ मल के, मोहब्बत की राहों में चलना संभल के, कि वो दिखाते हैं कि
इस दुनिया में इंसान किस तरह आता है और फिर वो खाली हाथ ही जाता है, सब कुछ यहाँ छोड़ के जाता है। यकीन जानिए कि इनके गानों में जो खूबसूरती ये थी रफ़ी साहब के कि ये लकी भी रहे, खुशकिस्मत रहे ना बहुत ज़्यादा, इस लिहाज से कि रफ़ी साहब जो थे उनको बड़ी अच्छी शायरी मिली, मतलब शायर बड़े बड़े अच्छे थे। मजरू सुल्तानपुरी थे और मौसीकार बड़े ज़बरदस्त किस्म के उनको। उस दौर के भी गाने थे और इस दौर के भी गाने हैं, जब सुर बजती है तो दिल पे आके वो एक तार नहीं बजती, जैसे हम गिटार की तार को गिटार की। अब देखिए कि आप पाकिस्तान के गाने लड़ने, वो क्या था गाना, साथे जाना बिलो दे कल, कोई आजकल सुनता है वो गाना उसे? कोई भी नहीं ऐसे क्या आज जानी बैजा साइकिल थे वो। और वो कहते हैं जब गाना चलता है, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, तो वो मज़ा आ जाता है कि यहाँ बदला फाका बेफाई में के, मतलब आप कमाल। फिर वो तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, क्या बात है, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ जी कि रफ़ी के आज भी, अच्छा मेरा चूँकि क्योंकि मेरा और आपकी एक जनरेशन का फ़र्क है, जब मैं आपकी उम्र में था ना तो उस वक़्त से मुझे ये कुंदन लाल सहगल के गाने अच्छे लगते थे, रफ़ी के गाने अच्छे लगते, मुकेश के गाने अच्छे लगते थे। तो आज भी मुझे, मैं ये नहीं कहता कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जैसे आपकी उम्र के लड़के लड़कियां हैं, मेरे अपने बच्चे भी हैं, तो कहते हैं अबू ये गाना बंद करें कोई ये, तो मैं कहता हूँ यार ये कुछ मौसीकी तो है, कुछ शायरी तो है, तुम्हारे गाने में क्या है? तो लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में दिलीप कुमार साहब बहुत बड़े, एक पाकिस्तान यानी पेशावर से उनका ताल्लुक़ था, लेकिन वो भी हिंदुस्तान में किस्मत आजमाई की और एक बहुत बड़े एक्टर बने हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, अभी भी ज़िंदा है वो आके। तो इन्होंने इनको बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, मोहम्मद रफ़ी को बहुत उनका खराज तहसीन पेश किया, क्या सिंगर थे वो आके। तो कहने का मकसद ये कि ये जो रफ़ी साहब थे ना, इन्होंने जब गाने गाए तो शायद इनकी गायकी इतनी मुतासर कुन थी कि वो जो गाने वाले थे, जिसके परफॉर्म करने वाले थे, उनकी वो ग्राफ चढ़ गया ऊपर जाकर। इसी तरह उनको बाद में काम मिलना शुरू हो गया कि भाई इन्होंने तो ये काम किया है, क्योंकि वो गाने पसंद करते थे तो वो फिल्म भी चढ़ती थी, गोल्डन जोबली, प्लाटिनम जोबली फिल्में चढ़नी आके। और उनका जितने भी उनकी फिल्मों में गाने होते थे वो सारी की सारी हाई रेटिंग होती थी, आके। अच्छा सर, नौशाद साहब की अगर बात कर ली जाए कि वो बहुत अच्छे मौसीकार थे, आपने जैसे कि आगे भी जिक्र किया, तो उनकी तर्जों के बारे में अगर आप बात करें कि वो किस तरह की तर्जें, तो हमें अच्छा नौशाद पे जाने से पहले एक छोटा सा मैं और भी जिक्र कर दूं कि रफ़ी जो हैं ये बेसिकली किस तरह सिंगिंग की तरफ आए, वो भी छोटा सा वाक़या, पत्नी आपने सुना है कि नहीं, वो एक उनके घर के आगे एक फ़कीर आया करता था, है ना, वो फ़कीर जब ऊंची आवाज़ में गाता था ना तो ये उसके पीछे पीछे दूर तक जाते थे, गांव ख़त्म होता था और तो हाँ वो वहाँ से उनको जब इंस्पिरेशन मिली तो इनके घर वालों ने, बड़े भाई ने कहा कि इसके अंदर एक टैलेंट है और इसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए आगे। सुनने में आया है, मैंने पढ़ा भी था कि जब वो वापस आया करते थे, वो फ़कीर को छोड़ के गांव की दूसरे पार, तो वापस आके गांव वालों को इकट्ठा करके गाना शुरू कर दिया करते थे। तो लोगों ने देखा कि हाँ भाई इसमें टैलेंट है, फिर उसके भाई ने उनको प्रमोट किया। तो सर नौशाद का आपने पूछा, नौशाद साहब जो थे, जैसे मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब भी थे, उन्होंने बम्बई में आकर किस्मत आजमाई की और फिर वो एक बहुत बड़े माशाल्लाह सिंगर बने, और ना सिर्फ बरसगीर पाक व हिंद में, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता था, यानी वो संगीत की दुनिया के राजा थे वो। बिल्कुल सही आपने कहा। और वो फिर बाहर की दुनिया में, जैसे लंदन में अक्सर जाके वहाँ परफॉर्म किया करते थे, और बहुत सिंपल थे, बड़े कमाल के थे आके। तो नौशाद साहब जो थे, इस तरह ये रफ़ी का प्रॉब्लम था, नौशाद साहब का ये हुआ कि नौशाद साहब को भी, अच्छा रफ़ी ने 13 साल की उम्र से परफॉर्म करना शुरू किया था, पहला गाना जो गाया था बता दूँ आपको। नौशाद साहब जो थे, ये इनकी ज़िंदगी बड़ी एक, जिसे कहते हैं कि कठिन मुश्किल थी, उतार चढ़ाव। जितनी रफ़ी में आजिज़ी थी, नौशाद साहब में उससे भी ज़्यादा आजिज़ी थी, बहुत आजिज़, बहुत ही इनकसारी थी। एक दफ़ा कोई मुरली बजा रहे थे तो उन्होंने आवाज़ सुनी आके, तो बाहर आ गए। उसने कहा कि जी, बुलाया अपने पास, उसने कहा ये क्या है, बांसुरी है? हाँ जी। कितने की? उसने कहा जी 8 आने की है। तो उसने कहा ये ज़रा बजाओ, तो शर्माया, उन्होंने कहा नहीं बजाओ बजाओ बजाओ। तो जब उसने बजाई तो ऊपर से कोयल कूक रही थी,
तो जब वो बजाई उन्होंने तो बड़े खुश हुए, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि वो झूमने लगे। तो खुश होके उन्होंने पैसे दिए उसको। तो उसने कही टूटा नहीं है मेरे पास, यानी पैसे टूटे नहीं। मैं कह रहे भाई रख लो, ये सब तुम्हारे लिए हैं। यानी आप देखें कि बहैसियत आर्टिस्ट, वो एक गुरूर नाम की, और फिर उन्होंने किस तरह जेनरस थे, सखी थे, यानी पैसे देने के मामले में भी कुदरत ने उनको बहुत नवाजा। नौशाद साहब को, नौशाद साहब जो थे ये कहते हैं कि जब ये छोटे थे ना तो इनको शौक़ हुआ, छुप छुप के कहीं ये करते थे अपनी मौसीकी की, हारमोनियम वगैरह। उनके वालिद साहब का भी एक ख्वाब था कि भाई एक कोई बड़ा बंदा बने आगे। तो जिस तरह आज भी कोई अगर कोई गाने गाता हो या गाने सुनने का शौक़ हो, तो हम अक्सर लोग जो होते हैं, मेरा मकसद उनकी तस्दीक करना नहीं, लेकिन बाज़ लोगों का तर्ज़े का यार मिरासी है ये इस तरह की अल्फाज मुँह से निकालते हैं। लेकिन यकीन जानिए कि जब उनके वालिद साहब ने नौशाद साहब को जब देखा कि उन्होंने कहा कि भाई ये अब बंद कर दें गाना गुना, उसने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। उसने कहा फिर आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी, या आप संगीत को चूज़ करें या इस घर को चूज़ करें। तो उसने उसी वक्त कहा कि मैं संगीत को नहीं छोड़ सकता। तो उन्होंने उनके वालिद साहब ने दरवाज़े बंद कर दिए उनके लिए, और वो फिर वहाँ से, आप सोचिए उम्र देखें क्या थी, अभी स्ट्रगल है ना, स्ट्रगल। तो आप कहते हैं कि जो मुफलिसी होती है, जो गुर्बत होती है, जहाँ आप इतने अमीर भी नहीं होते, रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते, सोने के लिए जगह नहीं होती। सर, जो उनका घर था वो उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? उनका घर जो था वो बिल्कुल जिसे कहते हैं, चूँकि ये उत्तर प्रदेश का सूबा था और लखनऊ था, और वो लखनऊ के बाज़ार, मैंने उनको एक दो दफ़ा कहते सुना कि वो जो मोहल्ला था, इलाका था जहाँ वो इस वक्त कोई दर्जी की दुकानें वगैरह बनी हुई हैं वहाँ, तो तंग सी गलियाँ थी, अंदर वो घर बना हुआ था आके। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब मैं नौशाद की बात कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े और मीर तकी मीर, गालिब, बड़े बड़े शोरा को लें आप, तो उन्होंने मुश्किल उसमें काम किया, मुश्किल हालात में। तो नौशाद साहब भी जो थे ना, ये 1919 में पैदा हुए थे वहाँ के। फिर ये नौशाद साहब जो थे जब बम्बई आए, तो इनके शुरू में इनको गालिबन जो इनके उस्ताद मिले, दो इनके वहाँ थे जिन्होंने इनको ख़ासा पैट्रोनाइज़ किया। लेकिन बम्बई में आके जब इन्होंने काम शुरू किया तो इनको तकरीबन 40 रुपए पे माहवार एक जगह रोज़गार मिल गया था आगे। तो जब वो काम कंप्लीट हुआ तो वो भी ख़त्म हो गया। फिर ये दोबारा बेचारे दर बदर इधर से उधर फिरने लगे आके। फिर ये इन्होंने जब इनको असल इनका जो आता है, जो टैलेंट निकल कर आगे आया इनका आगे, फिर इन्होंने जो फ़िल्म याद होगी आपको, मुग़ल आज़म जैसे कमाल फ़िल्म थी मुग़ल आज़म भी इनकी, जो इन्होंने की, उसमें ये एक बड़ा अच्छा वाक़या उन्होंने बताया कि मुग़ल आज़म में, यानी आप इनको ये ना लेके मौसीकार जो होते हैं, एक ज़माने में था कि जब फिल्में साइलेंट हुआ करती थी, तो जब साइलेंट होती थी उसके सामने बैठ के तबला और ये हारमोनियम बजा के लोगों को दिखाया करते थे आगे। तो ये वो वक्त भी कितना मुश्किल था। आज तो आपके पास गैजेट्स ऐसे हैं कि टेलीफोन के अंदर सब कुछ होता है, आप कर लेते हैं। क्या वो वक्त था, क्या ये वक्त है? ब्लैक एंड वाइट दौर था एग्जैक्टली। तो वो फिर उस वक्त जब ये सारा मामला हुआ तो इन्होंने मैं समझता हूँ कि इनके बारे में जो बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि एक सिंगर थे बड़े ग़ुलाम अली। तो बड़े ग़ुलाम अली को जब ये जो फ़िल्म बनी थी ना मुग़ल आज़म, तो ये नौशाद साहब ख़ुद बताते हैं कि उन्होंने एक सीन करना था जिसके अंदर वो यानी आप जैसे उनके अकबर बादशाह जो हैं, जब वो शहज़ादा सलीम से गुस्से में आते हैं तो एकदम खड़े हो जाते हैं। जब खड़े होते हैं तो उसमें जो साज़ बजता है ना, इसमें कि वो सिर्फ वो आवाज़ ओवरलैप हो रही है उनसे, उनकी जो मशहूर बड़े ग़ुलाम, और उसके अंदर वो डायलॉग नहीं है, ना दिलीप कुमार बोल रहे हैं ना मधुबाला बोल रही हैं।
तो काफ़ी देर तक उनके चेहरे पर वो कुछ रेशमी सी कोई चीज़ होती है जो लगा रहे होते हैं, परों वाली कुछ इस तरह की चीज़, जिससे वो एक रोमांटिक सा सीन था आगे। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर कहीं शहजाद सलीम जंग के लिए जा रहे हैं तो वो जो म्यूज़िक बज रहा होता है बैकग्राउंड में, ये सब कुछ फ़िल्म का हिस्सा है। फिल्म का हिस्सा। ये एक मेहनत है इसके पीछे, और ये मेहनत जो है ये गालिबन इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, क्यों उस वक़्त वो सहूलतें नहीं थी जो आज मौसीकार को हैं, और जिस तरीके से वो टाइम लेते थे। फिर ये कि माशाल्लाह अच्छे इनके बच्चे थे, फैमिली अच्छी थी इनकी, और इन्होंने घर भी बाकायदा जो जायदाद छोड़ी अपनी, अच्छी बात ये बम्बई में इनकी कोई 43 करोड़ की जायदाद छोड़ कर गए हैं नौशाद साहब आके। तो नौशाद साहब ने जो रफ़ी को जिस तरह कहते हैं कि उन्होंने कई लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, सुरैया जो थी उनको बैकग्राउंड में प्ले बैक सिंगर में उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, बहुत से लोगों को सपोर्ट बहुत भी से करते थे। आप देखें कि एक तो इनका एक इनफरादी एक कंट्रीब्यूशन है कि वो एक म्यूज़िक दे रहे हैं गाने को और उसको गाने को पॉपुलर कर रहे हैं। एक ये कंट्रीब्यूशन है कि वो कई लोगों को, आप जब एक संगीत होता है, एक संगीत में एक मौसीकार के साथ कितने मौसीकार बैठे होते हैं, हर तरह की मौसीकी के, कोई ढोलक पे होता है, कोई ड्रम, कोई हारमोनियम, कोई किसी। तो इन्होंने बकौल नौशाद साहब के वो कहते हैं, जिस तरह मुझे एक उस्ताद, उनका नाम ढूंढेली के इस तरह कोई नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहते हैं कि वो मेरे उस्ताद थे बम्बई में। तो एक दफ़ा मैं क्या देखता हूँ कि वो बैठे सर झुका के रो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अल्लाह खैर करे, इनको क्या हुआ, कहीं इनकी कोई डेथ होगी किसी की। तो मैंने कहा जी आप खैरियत से है, घर में खैरियत है? तो और रो पड़े। तो उन्हें और खौफ हुआ, ने कहा कोई मामला हो गया है? उन्होंने कहा सर बताएं तो सही क्या मामला हुआ। तो उन्होंने सर उठाकर कहा कि नौशाद साहब, वो बच्चों की तरह प्यार करते थे नौशाद साहब से, वो ढोंडे अली, मुझे नाम, आई एम सॉरी उनका नाम भूल गया। वो कहते हैं कि मैंने आज एक धुन बनाई, वो जब धुन मैंने सुनी तो धुन सुन के मुझे ऐसे लगा जैसे मैं एक इबादत कर रहा हूँ। कहता हूँ ये धुन मुझ पर आमद हुई है, ये अल्लाह की तरफ से, यानी एक आमद है, मेरा इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। कहता ये सोच के मुझे रोना आ गया बहुत ज़्यादा कि ये चीज़ जो है। तो ये कहते थे कि ये जो मौसीकी है एक इबादत है। मैं सुना तो है ना, रूह की ग़िज़ा है, बड़ी बातें आपने कहा। इस तरह उन्होंने कहा इनको रफ़ी को पैगम्बर आज़म कहा, इस तरह नौशाद साहब के बारे में दिलीप ने कहा कि ये मौसीकार आज़म हैं नौशाद, इनका कोई पैरेलल नहीं था। कि नौशाद साहब में एक बड़ी खूबी थी, वो ये थी कि नौशाद साहब में बड़ी, मतलब एक वो सिंगर ही नहीं थे, वो एक शिकारी बड़े अच्छे थे। शिकारी भी बड़े अच्छे थे। वो नौशाद साहब मछली का शिकार बड़े शौक़ से करते थे, और एक दफ़ा उन्होंने बहुत बड़ी वज़नी मछली पकड़ी थी और बाकायदा उसको फिर उन्होंने बताया कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मछली पकड़ी। फिर शेर को शिकार किया उन्होंने, शेर भी बाकायदा, उनके शेर के साथ तस्वीरें मौजूद हैं आके। तो आप देखिए कि उनका जो घराना था, जिस तरह बैठ के खाना खाते हैं, बैठ के वो आप देखें वीडियोज़ में भी, आखिरी उम्र में उनके साथ, तो जिस तरह आप शिकारी भी हैं, खुराक भी अच्छी खाते हैं, फैमिली के साथ भी हैं, लोगों का ख्याल भी करते हैं, और बहुत जिसे कहते हैं कि हाँ डाउन टू अर्थ हैं। और तो ये एक नौशाद साहब की ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं, मैं कहता हूँ जिससे इंसान बड़ा जो होता है वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से होता है। उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक को भी आगे प्रमोट किया था, लेके आए थे आगे। बिल्कुल क्लासिकल मौसीकी। और इनिशियली तो रफ़ी भी जो आपको देखा ना, वो भी क्लासिकली में आए थे स्टार्ट में आके ना, उन्होंने कुंदन लाल सहगल का जो स्टाइल अपनाया था। और मैं समझता हूँ कि नौशाद साहब का ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो रफ़ी को लेकर वो आगे आए हैं, जो रफ़ी को उन्होंने किया आगे, और रफ़ी को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और क्लासिकी मौसीकी जो है, जिस तरह वो कहते हैं कि वही असल मौसीकी है, गाना ही वो गाना है। ये जो इनके दौर में आखिरी दिनों में जब ये उम्र रसीदा हो चुके थे, रफ़ी तो बेचारे 55 साल की उम्र में फ़ौत हो गए थे, और बड़ा उनकी ऐसे डेथ हुई है जो कि यकीन भी नहीं किया जा सकता। 10,000 का जनाजा था जब रफ़ी साहब का जनाजा था, बहुत बड़ा जनाजा था उनका। तो नौशाद साहब जो थे आखिरी उम्र में जब ये देखते थे ना, अच्छा नौशाद साहब में एक बड़ी और ख़ूबी थी, इन्होंने
आपको याद होगा एक सिंगर थे हमारे जो कव्वाली गाते थे, कव्वाली गाते थे पाकिस्तान के। हाँ हाँ, जिनका वो भतीजा भी गाता है, वो बड़ा मशहूर सिंगर है जो इंडिया में था, दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कर, क्या उसका नाम है? हाँ ये फतेह अली, नुसरत फ़तेह अली जिन्हें आपको याद होगा, एक कव्वाली थी जो कि उन्होंने इंग्लिश वहाँ से उससे जी मिक्स करके गाई थी उसके साथ करके। तो इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे उसको बड़ा उनको ऑनरशिप दी थी वहाँ पर क्या कहते हैं लंदन में, और उनके प्रोग्राम काफ़ी उन्होंने कामयाब किए। तो नौशाद साहब की क्वालिटी ये थी कि इन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ ईस्टर्न को मिक्सअप करके ये इन्होंने स्टार्ट किया था। आप सोचें कि ये बानियों में शामिल थे इसके आगे। और डेविड डीन जो थे बहुत बड़े उनके प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे इंग्लैंड में, वो उनके साथ मिलकर काम किया। नौशाद साहब में खूबसूरती थी, एक हीरो थे वो। उनका नेमल बदल कोई नहीं है। कोहिनूर में काम किया, हाँ, में काम किया, दो सितारों का मिलन, दो सितारे, क्या बात है। कोई दिलीप कुमार साहब के कमाल। वो मैं कहता हूँ कि वो खूबी ये होती थी कि जब नौशाद साहब को पता लगता था ना कि उनका गाना किस पे पिक्चराइज होना है, और जैसे वो मुग़ल आज़म में, जब वो मुग़ल आज़म में अकबर का दरबार लगा हुआ है आके, और वो सारी, तो वो फिर उस में खो जाते थे जाके कि भाई उसको, क्योंकि आप वो कहते पहले मुझे बताओ तो सही ये है कहाँ होना है। जब वो देखते थे कि एक पुरवकार किस्म का, बावकार किस्म का, एक बड़ा ग्रैंजर है, एक शानदार। उनकी उर्दू भी बहुत खूबसूरत है जी, उनकी उर्दू भी बड़ी उर्दू, और उनमें आजिज़ी बहुत थी, इनकसारी बहुत थी। वो जब भी कहते थे तो कभी उन्होंने मैं का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया। उसने कहा जो कुछ भी मैंने दुनिया में कमाया है या मेरी जो इज़्ज़त मिली है, उनको भी मेरा ख्याल, उनको पद्मश्री अवार्ड तो नहीं मिला, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड जो था चौथा सिविल बड़ा अवार्ड है इंडिया का, वो रफ़ी साहब को ही मिला। लता को अलबत्ता नंबर 1 अवार्ड मिला उनको। तो लेकिन इन्होंने बहुत से अवार्ड नौशाद साहब ने लिए, और वो कहते हैं कि हमारा अवार्ड जो है वो यही है कि जो लोग आज भी मेरी धुनों को पसंद करते हैं। उन्होंने बेशुमार शागिर्द उनके निकले आगे, और नौशाद साहब के तो मेरा ख्याल है बच्चे भी शायद पाकिस्तान में भी आ गए थे, यहाँ उनके बेटे वगैरह, और उन्होंने कई फिल्मों में भी यहाँ धुनें दी थी आके, जिसमें मुझे वो पंजाबी फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई थी सैयद नूर की, तो उसमें भी उनका बेटे का किसी का कंट्रीब्यूशन था। तो नौशाद साहब एक ज़िंदा जावेद शख्सियत हैं, वो मरे नहीं हैं आज ना रफ़ी मरा है ना नौशाद मरा है, आज भी लोगों के दिलों में वो इंतकाल हुए हैं। यानी एक ऐसी अब्दी ज़िंदगी में चले गए हैं जिस ज़िंदगी में वो आप हम सब के दिलों में, जो करोड़ों इंसानों के दिलों में वो ज़िंदा है। अब देखें ना, एक लाइव परफॉर्मेंस होती है तो वो एक ऐसी परफॉर्मेंस है जिसमें चंद लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख लेंगे, कितने थिएटर हैं इंडिया में, 2000 भी लगा लें, 10,000, 20,000, 40,000 देखते। लेकिन जब वो ट्रांसलेट होती है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे आप देखिए पूरी दुनिया में जब जाती है, उसके प्रिंट बनते हैं, 20वें प्रिंट बनते हैं, फिर मुख्तलिफ सिनेमाओं में चलती है, तो ऑटोमेटिकली ऐसी शख्सियत का मैं समझता हूँ कि एक डिफरेंट चीज़ वैसे भी दिल पे क्लिक करती है। डेफिनेटली इसलिए भी करती है कि देखिए अच्छी चीज़ ही हमेशा असर करती है। और जो फिल्में इन्होंने संगीत बनाए, और जिन फिल्मों में संगीत के साथ साथ रफ़ी ने भी इसी तरह जिन एक्टरों गए, मैं समझता हूँ कि ये दोनों फ़नकार अमर हो गए सारी ज़िंदगी के लिए। इनको ये मर नहीं सकते आगे, आज भी इनको उतना ही सुना जाता है जितना उस दौर में सुना जाता है, बल्कि आज तो उससे ज़्यादा सुना जाता है, उससे ज़्यादा सुना जाता है। लेकिन ये है कि एक जो मैं समझता हूँ कि जो कदर मुश्तरक वो यही रही। मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बड़े बड़े नाम पैदा किए, हमारी अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ले लें तो आप देखेंगे अदाकार मोहम्मद अली, और इसी तरह आपके तारिक अज़ीज़, ये वो बड़े बड़े नाम थे जो अब इनकी कहानियाँ सुने तो जब ये आए थे तो कहते थे कि हमें रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी आगे। तो जब आदमी ये जो एक कहते हैं ना गुर्बत है या मुफलसी है, ये नज़र तो आती है दूसरे को, लेकिन एक
अंदर इंसान की एक ऐसी जिद्दोजहद पैदा करती है, एक ऐसा तूफ़ान पैदा कर देती है कि वो आदमी रिटेलिएट करता है, वो आदमी में एक स्ट्रगल का एक जज्बा पैदा होता है, उस आदमी में एक जज्बा ऐसा होता है कि वो कहता है कि मैं आगे निकल जाऊँ। आप देखिए कि कितनी मुश्किल होगी उस वक्त आके, जिस दौर में इनको रहने के लिए जगह नहीं थी। आज भी मैं कई लोगों को देखता हूँ, क्योंकि मुझे संगीत का, गानों का शौक़ है। मेरा तो चूँकि गला बैठा हुआ है, वरना जो गाने थे मेरा दिल करता है मैं गुनगुनाता उसके ऊपर थोड़ा सा, लेकिन मेरा गला जो है ना, वो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है। मैंने आज इंटरव्यू भी, मेरा ख्याल है खालिद बेग ने मुझे उस दिन, बहुत प्यार करते हैं मुझसे खालिद बेग साहब, तो मुझे उन्होंने आके वो जो मुलेठी की वो होती ना ड्राई डंडियाँ, वो घर से काट कर लाए और मुझे उन्होंने दी आकर। तो मुझे कहते हैं कि जब मैं ये तोड़ रहा था तो मेरी बेगम ने पूछा ये इतने प्यार से किसके लिए तोड़ रहे हो आगे? तो उन्होंने कहा ये मैं बासित खान के लेके जा रहा हूँ आगे। फिर मुझे यहाँ देकर गए, मैंने वो रखी, तो मुझे उससे काफ़ी रिलीफ़ हुआ वो आगे। तो आप देखिए कि इन्हें जो संगीत में लोग आते हैं ना आके, ये हमारे पाकिस्तान के मुनीर हुसैन, मसूद राना, अहमद रुश्ती, मेहदी हसन तो फिर भी चलो कुछ शायद। आज के दौर में जो आज का वो है ना, उसमें ग्लैमर है, उसमें लाखों रुपए ले लेते हैं लोग। बिल्कुल इसी तरह। लेकिन उस दौर में जिस वक़्त के पर्दा स्क्रीन के पीछे बैठ कर गाना गाया जाता था, और बहुत वक्त लगा इनको मेहनत में, लेकिन इनकी चूँकि एक मेहनत थी जो कि सामने आई। और नौशाद और मोहम्मद रफ़ी जो हैं, मैं समझता हूँ कि आसमान के दो ऐसे सितारे हैं जो ताहयात और ता क़यामत, मेरा ख्याल वो जब तक मौसीकी चलती रहेगी, जब तक ये दुनिया कायम है, मेरा ख्याल लोग इनको पसंद करते रहेंगे। इस तरह खालिद बेग साहब की बात निकली, तो खालिद बेग साहब जो हैं उनको आज भी लोग, मैं आज आने से पहले सोशल मीडिया देख रही थी, तो लोग आज कहते हैं कि हमारा दिल करता है कि हम इनको खालिद रफ़ी साहब कहें, खालिद रफ़ी साहब कह के पुकारें। उन्होंने उनको उसी तरह गाया, बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया, बहुत ही एक अच्छे सिंगर के तौर पे वो उभरे हैं। इन्होंने हमारे पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि इंडिया को भी एक नया रफ़ी साहब दिया। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि खालिद बेग साहब जो हैं, उनका गाने का अंदाज़, उनकी सुरें, उनके हारमोनियम बजाने का अंदाज़, ये सारा एक, मैं खुद जब उनके पास बैठती हूँ तो उनमें जब वो बजाते हैं तो मेरा दिल करता है कि वो बजाते रहें और मैं सुनती रहूं। खालिद बेग, यकीन जानिए कि चूँकि मुझे मोहम्मद रफ़ी का शौक़ था हमेशा से सुनने का, शायद उसकी वजह एक अच्छी शायरी भी उस दौर की होती थी, तो मैं मोहम्मद रफ़ी के लिए गाने हमेशा शौक़ रखता था। तो अनवर रफ़ी साहब यहाँ होते, तो मैं कभी कभार जब भी कोई फंक्शन होता था तो मैं अपने दोस्तों को भी, और जो ऑफिशियल फंक्शन में भी था, तो मैं अनवर रफ़ी को प्रोजेक्ट किया करता था कि जी इसको बुलाएं जी। वो ज़ाहिर है फिर वो उनको पेमेंट वगैरह करते थे, तो हम उनको सुनते थे। कई लोग मेरे ऐसे दोस्त थे जो कि फंक्शनों में, शादियों पर गए तो उनको बुलाते थे। जब ये खालिद बेग आए हैं तो मैंने देखा कि ऐसे लगता है जैसे खालिद बेग नहीं गा रहे बल्कि रफ़ी साहब गा रहे हैं, और रफ़ी हो गया, खालिद बेग पूरे पाकिस्तान पे छा गए हैं।